हमेशा से चंगेज खान यानी महान शासक नहीं था। उसका बचपन और जवानी बहुत ही मुश्किलों में गुजरी। एक ऐसे समाज में पैदा हुआ जहां कबीले आपस में ही लड़ते रहते थे। छोटी उम्र में पिता की हत्या हो गई। कहा जाता है कि एक अकेली लड़की भी सोने से लदी हुई साम्राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना किसी डर के जा सकती थी। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। खान के दरबार में आपको ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, हर धर्म के लोग मिल जाएंगे। यह मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का एक संक्षिप्त अवलोकन है। तो मंगोल कौन थे? सोचिए, मध्य एशिया के विशाल घास के मैदानों यानी स्टेपीज में रहने वाले कई खानाबदोश कबीलों को, जिनका जीवन कठोर मौसम और पड़ोस की ताकतवर सभ्यताओं से तय होता था। पहला, मंगोल समाज सिर्फ एक जैसा नहीं था। इसमें तातार, खितान, मंचू जैसे कई भाषाई रूप से जुड़े समूह थे। ज्यादातर लोग या तो पशु पालते थे, घोड़े, भेड़, बकरी, या फिर उत्तर के ठंडे जंगलों में शिकार करके और खालों का व्यापार करके गुजारा करते थे। वे घेर नाम के तंबुओं में रहते और मौसम के साथ जगह बदलते थे। इस मुश्किल माहौल में खेती या बड़े शहर बसाना मुमकिन ही नहीं था। दूसरा, कम संसाधनों के चलते समाज पितृवंशीय कुलों में बटा था, यानी वंश पिता के नाम पर चलता था। अमीर परिवारों का रुतबा ज्यादा था, ज्यादा जमीन, जानवर और लोग। जब सूखा पड़ता या कड़ाके की सर्दी आती तो अक्सर लूटपाट और झगड़े होते। बचने या हमला करने के लिए परिवार ताकतवर कुलों से जुड़कर गठबंधन यानी परिसंघ बनाते थे, जो टिकते नहीं थे। लेकिन चंगेज खान ने बाजी पलट दी। उसने एक ऐसा स्थायी गठबंधन बनाया जो मंगोल शक्ति के विस्तार की चाबी बना और उसकी मौत के बाद भी टिका रहा। चीन और यूरोप की बड़ी सेनाओं का सामना कर सका। तीसरा, स्टेपीज में जरूरतें पूरी ना होने पर मंगोलों को व्यापार के लिए पड़ोसी चीन पर निर्भर रहना पड़ता था। ये लेन देन जरूरी था। मंगोल अनाज और लोहे के औजार लेते, बदले में घोड़े, फर, शिकार किए जानवर देते। पर यह रिश्ता हमेशा शांत नहीं था। जब शर्तें ठीक न लगती या हालात बिगड़ते तो मंगोल व्यापार छोड़ लूटपाट भी करते थे। इन्हीं हमलों से बचने के लिए चीन ने सदियों पहले किलेबंदी शुरू की, जैसे चीन की महान दीवार। तो संक्षेप में, मंगोल विविध खानाबदोश थे जिनका समाज, मुश्किल हालात और पड़ोसियों से जटिल रिश्तों ने ही चंगेज खान के विशाल साम्राज्य की जमीन तैयार की। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी मिथक की, उसी कहानी की जो हम सब ने सुनी है। वो कहानी जो मंगोलों को ईश्वर का भेजा हुआ एक दंड बताती है। और ये शब्द कहा जाता है कि ये खुद चंगेज खान के थे। सोचिए, ये सिर्फ एक राजा का अपनी जीत का ऐलान नहीं है, ये तो खुद को भगवान का भेजा हुआ कहर बताने जैसा है। इससे मंगोल हमलों का खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। और ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं थी। ये जो आंकड़ा दिख रहा है, 17,47,000, ये सिर्फ एक शहर निशापुर की घेराबंदी में मारे गए लोगों का अंदाजा है। सिर्फ एक शहर। आप सोच सकते हैं कि तबाही का आलम क्या रहा होगा। मतलब इसी से पता चलता है कि मंगोलों का डर इतना गहरा क्यों था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक सवाल उठता है, ये जो गिनती है, ये कर कौन रहा था? क्या किसी ने सच में बैठकर गिना था? ये जो हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं, ये आए कहां से? क्या ये हकीकत है या फिर इतिहास को लिखने का एक तरीका? चलिए अब इस मिथक की परतें हटाकर असलियत की तरफ चलते हैं। देखिए, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मंगोलों का जो भी इतिहास हम पढ़ते हैं, वो उन्होंने खुद नहीं लिखा। वो लिखा है उन लोगों ने जिन्हें मंगोलों ने हराया था। फारसी, चीनी, यूरोपीय, ये सब वो सभ्यताएं थीं जो इन घुमंतू कबीलों को हमेशा से बर्बर समझती थीं, नीची नजर से देखती थी। तो जाहिर है, जब वो इतिहास लिखेंगे तो उसमें अपनी हार का दर्द, अपना गुस्सा और डर सब कुछ शामिल होगा। कई बार तो नाटकीय असर डालने के लिए मौतों के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर भी बताए गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ एक तरफा कहानी सुन रहे हैं? तो इस साम्राज्य की असलियत को समझने के लिए हमें इसके मिथक से निकलकर उस इंसान तक पहुंचना होगा जिसने इसकी नींव रखी। बात करते हैं तेमुजिन की, जिसे दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है। तेमुजिन हमेशा से चंगेज खान यानी महान शासक नहीं था। उसका बचपन और जवानी बहुत ही मुश्किलों में गुजरी। एक ऐसे समाज में पैदा हुआ जहां कबीले आपस में ही लड़ते रहते थे।
छोटी उम्र में पिता की हत्या हो गई, खुद गुलाम बनकर रहना पड़ा। मतलब उसने हर तरह की मुश्किल झेली, पर शायद इन्हीं मुश्किलों ने उसे वो लीडर बनाया जो वो बना। एक ऐसा लीडर जिसने उन बिखरे हुए, आपस में लड़ते मंगोल कबीलों को एक करने का वो काम कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये बात बहुत जरूरी है, दुनिया को जीतने से भी पहले चंगेज खान एक नेशन बिल्डर था। उसने दशकों से चल रहे गृह युद्ध को खत्म किया। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी शायद दुनिया जीतना नहीं, बल्कि अपने ही लोगों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाना था, मंगोलों को एक पहचान देना। तो सवाल उठता है कि ये कैसे हुआ? एक बिखरा हुआ, आपस में लड़ने वाला समाज अचानक दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री मशीन कैसे बन गया? इसका जवाब छिपा है चंगेज खान के कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज में। ये जीनियस था। उसने सबसे पहले क्या किया? पुरानी कबीलाई पहचान को ही खत्म कर दिया। उसने सेना को नए तरीके से बनाया, 10, 100, 1000, 10,000 के ग्रुप्स में, और इन ग्रुप्स में अलग अलग कबीलों के लोगों को मिक्स कर दिया। तो अब क्या हुआ? अब एक सैनिक की वफादारी अपने कबीले के सरदार के लिए नहीं, बल्कि अपने यूनिट कमांडर और सीधे खान के लिए थी। इससे कबीलों की पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई और एक ऐसी डिसिप्लिन्ड और लॉयल आर्मी तैयार हुई जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। अच्छा, इतनी बड़ी फौज तो बना ली, पर इतने बड़े साम्राज्य को चलाएंगे कैसे? जवाब था याम। ये उस जमाने का इंटरनेट था। समझिए, एक कमाल का कम्युनिकेशन सिस्टम। पूरे साम्राज्य में थोड़ी थोड़ी दूरी पर चौकियां थीं, जहां ताजे घोड़े और सवार तैयार रहते थे। कोई भी संदेश या खुफिया जानकारी जो पहले हफ्तों में पहुंचती थी, अब वो दिनों में पहुंचने लगी। ये साम्राज्य का नर्वस सिस्टम था, और इसका खर्चा आता था कुबकर टैक्स से, जिसमें खानाबदोश लोग अपने जानवरों का 10% हिस्सा देते थे। इसी सिस्टम की वजह से इतने बड़े इलाके पर राज करना मुमकिन हो पाया। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी शुरुआत ही खून खराबे और तबाही से हुई, उसने आगे चलकर एक ऐसे दौर को जन्म दिया जिसे इतिहास में मंगोल शांति के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? सोचिए, एक तरफ है घुमंतू लोग जो हमेशा चलते रहते हैं, जिनका समाज सरल होता है और जिनकी वफादारी अपने कबीले तक होती है, और दूसरी तरफ है एक साम्राज्य जिसे स्थिर रहना होता है, जिसका समाज जटिल होता है और जिसे चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। मंगोलों ने इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ दिया। यह अपने आप में एक अनोखी कामयाबी थी। इसी को कहते हैं पैक्स मंगोलिका, यानी मंगोलों द्वारा लाई गई शांति। एक बार जब जीत पूरी हो गई और मंगोलों का राज स्थापित हो गया, तो लगभग 100 साल तक पूरे यूरेशिया में एक तरह की शांति रही। उन्होंने ट्रेड रूट्स, खासकर सिल्क रोड, को इतना सुरक्षित बना दिया कि कहा जाता है कि एक अकेली लड़की भी सोने से लदी हुई साम्राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना किसी डर के जा सकती थी। इससे व्यापार और विचारों का लेन देन इतना बड़ा जितना पहले कभी नहीं हुआ था। मंगोल बहुत प्रैक्टिकल लोग थे। वे जानते थे कि इतने बड़े और डाइवर्स साम्राज्य को वो अकेले नहीं चला सकते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिन जगहों को जीता था, वहीं से सबसे काबिल लोगों को काम पर रखा। चीन से, फारस से पढ़े लिखे प्रशासकों को अपनी सरकार में शामिल किया, और उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। खान के दरबार में आपको ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, हर धर्म के लोग मिल जाएंगे। उनका मकसद था साम्राज्य चलाना, और उसके लिए जो भी टैलेंटेड था उसका स्वागत था। तो अब हमारे सामने मंगोलों की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है क्रूर विजेता जो सब कुछ तबाह कर देता है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा शासक जो व्यापार को बढ़ावा देता है, अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ता है। तो फिर मंगोलों की असली विरासत क्या है? हम उन्हें कैसे याद रखें? चलिए शुरुआत में चलते हैं। चंगेज खान का वो मशहूर कथन याद है, मैं ईश्वर का दंड हूं। ये उस दौर की सोच को दिखाता है जब मंगोल एक बाहरी ताकत थे जिनका मकसद सिर्फ जीतना और तबाह करना था। और अब लगभग 80 साल बाद चंगेज खान के ही एक वंशज गजन खान की ये बात सुनिए। वो अपने सेनापतियों को चेतावनी दे रहा है। सोच में कितना बड़ा बदलाव है। अब फोकस लूटपाट पर नहीं बल्कि शासन पर है। वो समझ रहे हैं कि अगर किसानों को ही लूट लोगे तो साम्राज्य चलेगा कैसे। तो मंगोल साम्राज्य बदला, वो धीरे धीरे विकसित हुआ। मंगोलों ने ये सीख लिया कि एक साम्राज्य को लंबे समय तक चलाने के लिए आपको उन लोगों की रक्षा करनी पड़ती है जो दौलत पैदा करते हैं, यानी किसान और कारीगर। ये तबाही से संरक्षण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इतने बड़े अलग अलग लोगों के साम्राज्य को एक साथ बांधकर रखने के लिए एक कॉमन आइडेंटिटी चाहिए थी,
और वो पहचान बनी यासा से, यानी चंगेज खान की कानून संहिता। ये असल में मंगोल कबीलों के पुराने रीति रिवाजों का एक कलेक्शन था, जिसे बाद में एक कानून की शक्ल दी गई। इसका मकसद था सबको ये याद दिलाना कि वो अब किसी कबीले के नहीं बल्कि एक महान मंगोल साम्राज्य का हिस्सा हैं। और आज की बात करें तो अगर कोई मंगोलिया जाए तो वहां चंगेज खान की बिल्कुल अलग तस्वीर मिलेगी। वहां वो कोई हमलावर या विध्वंसक नहीं है, वहां वो एक नेशनल हीरो है, राष्ट्रपिता, वो इंसान जिसने मंगोलों को एक पहचान दी, एक देश दिया। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, कौन थे चंगेज खान और मंगोल? क्रूर विजेता या एक नई दुनिया बनाने वाले शासक? शायद सच ये है कि वो दोनों थे, और उनकी विरासत शायद इस बात पर निर्भर करती है कि इतिहास की ये कहानी सुना कौन रहा है, वो जो शहर की दीवारों के बाहर खड़ा था या वो जो दीवारों के अंदर से ये सब देख रहा था।